हाँ जी, कैसे हैं आप सब सीए फाइनल के स्टूडेंट्स। चलो जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेबी आईसीडीआर। आईसीडीआर बोले तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ओके, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कंपनीज किस तरीके से अपनी शेयर कैपिटल इशू करती हैं, कितने कितने तरीके हो सकते हैं, फिर शेयर कैपिटल इशू करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। अब सेबी आईसीडीआर शुरू होने से पहले ये जरूरी है कि आपको कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हों। तो चलिए पहले मैं सबसे पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करता हूं, ताकि फिर जाके आपको आईसीडीआर के ऊपर होल्ड बनना शुरू होगा कि ये कहना क्या चाहता है। चले चलो जी, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। देखो जी, आप जानते हैं कि कंपनी जो है वो हो सकती है तीन तरीके की। अच्छा, कैसे? एक होती है ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। दूसरा, वो कंपनियां जो कि अपने आप को लिस्ट कराने जा रही हैं, कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ये वो कंपनियां हैं जो कि आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। और तीसरी वो कंपनी जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा जी, कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है, मतलब अगर पब्लिक को शेयर इशू करने हो तो कितने तरीके हो सकते हैं। हमने कहा जी दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोले तो आईपीओ, और फर्दर पब्लिक ऑफर बोले तो एफपीओ। जब मैं इनिशियल पब्लिक ऑफर कहता हूं तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाय द कंपनीज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, यानी कि वो कंपनियां जो पहली बार लिस्ट होने जा रही हैं। यहां पर पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं, पहली पहली बार जिंदगी में कंपनी पहली पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करने जा रही है। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आईपीओ। एफपीओ के अंदर क्या होता है कि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और कंपनी अब दोबारा से शेयर्स अपने पब्लिक को इशू करने जा रही है, यानी कि पब्लिक को पहले भी शेयर इशू कर चुकी होगी, और अब दोबारा से कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने जा रही है। तो इसे हम एफपीओ कहते हैं। अब चाहे हो आईपीओ या हो एफपीओ, दो सिचुएशंस बन सकती हैं। क्या? शायद आईपीओ या एफपीओ के अंदर नए शेयर्स इशू हो रहे हो, एकदम नए शेयर्स, और ये भी पॉसिबल है कि शायद कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर ही इशू कर रही हो। अच्छा, नए शेयर्स इशू हो रहे होंगे, मतलब ये वो शेयर है जो अभी तक कंपनी के शेयर कैपिटल में नहीं थे, कंपनी पहली बार इशू करने जा रही है। यानी कि ये नए शेयर किसको इशू हो रहे हैं? कंपनी नए शेयर होल्डर यानी कि पब्लिक को इशू कर रही है। तो हम इसे कहते हैं सिंपल इशू ऑफ न्यू शेयर्स। परंतु कई बार कंपनी क्या करती है कि पब्लिक को अपने नए शेयर्स नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर्स इशू करती है, जो कंपनी के किसी प्रमोटर या मेजर शेयर होल्डर के पास होते हैं और वो पब्लिक को बेच रहे होते हैं। ये बहुत ट्रेंड चलता है आजकल। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखो ना, फ्लिपकार्ट जब बंसल्स ने बनाई, पवन बंसल और संदीप बंसल ने, तो 10-10 रुपए पे अपने आप को शेयर अलॉट किए। उसके बाद 5-7 साल चलाने के बाद उन्होंने वही फ्लिपकार्ट जब वॉलमार्ट को बेची, तो हर शेयर अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए पे बेचा है। तो 10 का शेयर 6 साल में 1200 रुपए का बिका है। अब ये प्रमोटर यही तो फायदा उठाते हैं बिजनेस चलाने का। पेटीएम 10-10 रुपए पे इन्होंने शेयर लिए थे, कितने में बेचा? 2000 का आईपीओ आया था, 2000 का। ये देखो ये कितना प्रीमियम कमाया है इन लोगों ने। यहाँ पर प्रमोटर अपनी स्टेक बेचता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर। जो प्रमोटर के पास थे, प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है, किसको? नए शेयर होल्डर यानी कि पब्लिक को बेच रहा है। इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, ठीक है जी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे रिलायंस पावर्स लिमिटेड, ठीक है। 2008 में 100% शेयर थे अनिल अंबानी एंड फैमिली के पास। जून 2008 में अनिल अंबानी ने क्या किया? 25% शेयर्स अपने उठाकर पब्लिक को बेच रहा है। अपने अपने मतलब एग्जिस्टिंग शेयर है, नए नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये आईपीओ है या एफपीओ? एफपीओ है, पहली बार शेयर पब्लिक को पहली बार दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया आईपीओ। दूसरी बात, नए शेयर हो रहे हैं या एग्जिस्टिंग शेयर प्रमोटर बेच रहा है, एग्जिस्टिंग बेच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ऑफर फॉर सेल। तो ये आईपीओ भी है प्लस ऑफर फॉर सेल भी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बीपीसीएल, नवंबर 2021 की घटना सुनिएगा। कंपनी ने 80% शेयर, 80% शेयर गवर्नमेंट के पास थे, 20% शेयर पब्लिक के पास थे। अगस्त 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू सेल 25% ऑफ इट्स स्टेक टू द पब्लिक। गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेच रही है।
क्या गवर्नमेंट पहले भी जनता को आप अपना हिस्सा बेच चुकी है? यस, क्योंकि 20% शेयर पब्लिक के पास थे, आज दोबारा बेचा जा रहा है। हाँ जी। तो इन एडिशन गवर्नमेंट आल्सो डिसाइड टू सेल 10 करोड़ फ्रेश शेयर टू द पब्लिक। ओ, तो इसका मतलब अब क्या है, अब एफपीओ भी आया है, फर्दर पब्लिक ऑफर भी आया है, प्लस ऑफर फॉर सेल भी हो रहा है, प्लस इशू ऑफ न्यू शेयर्स भी हो रहा है। एफपीओ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑफर फॉर सेल कम इशू ऑफ न्यू शेयर्स है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, एक और नई चीज समझो, ये जो आईपीओ होते हैं या एफपीओ होते हैं ना, जब भी आज की डेट में पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं तो दो तरीके से ऑफर किए जा सकते हैं। एक तो वो तरीका जो हमें बचपन से सिखाया गया था और जिसमें अकाउंट्स की एंट्रियों पे एंट्रियां हमसे बनवाई जाती थी, वो क्या कि बोलो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, यानी कि प्राइस पहले से ही फिक्स होता था। जब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एकदम फिक्स प्राइस पहले से ही बता दिया जाता है कि लो जी ये प्राइस होगा और इसके ऊपर एप्लीकेशन देनी है तो देना, इस तरीके का डॉक्यूमेंट जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता था और प्राइस एकदम फिक्स पहले से ही होता था, इस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या नाम देते हैं? प्रोस्पेक्टस नाम देते हैं। पर फिर एक दिक्कत आने लगी। वो दिक्कत क्या थी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिक्कत क्या आई, ये देखिएगा दिक्कत आई, ये प्रॉब्लम इन फिक्स प्राइस इशू। जब आप फिक्स प्राइस कर देते थे पहला, तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि मान लीजिए हमारे पास दो कंपनियां हैं, एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। इन्होंने शेयर इशू किए, इसने 10 लाख शेयर इशू किए, इसने 50 लाख शेयर इशू किए। एप्लीकेशन रिसीव हुई है पब्लिक से 50 करोड़ की, जबकि इशू 10 लाख किए थे, 50 करोड़ की एप्लीकेशन आई है। यहाँ 50 लाख शेयर इशू किए थे, पब्लिक से 10 लाख की एप्लीकेशन आई है। इशू प्राइस कितना था? 15 रुपए पर शेयर, और यहाँ पर था 1350 पर शेयर। अच्छा, अगर आप मुझे यहां पर कहेंगे कि ये इशू सक्सेसफुल रहा है या फेलियर, पहली नजर में आपको लग रहा होगा बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल नहीं है, ये फेलियर है। क्यों? क्योंकि भाई इतना अंडर प्राइस्ड। अगर मैं अपने एसपीओएम का प्राइस 100 रुपए रख दूं और मैं कहूं कि मैंने 10,000 बच्चे इकट्ठे कर लिए, तो वो फेलियर है, क्योंकि प्राइस क्या है? 100 रुपए। ठीक है ना? तो ये अंडर प्राइस सी सिचुएशन, और ये वाली तो वैसे ही नजर आ रही है कि ये तो है ही ओवर प्राइस के कारण फेलियर। तो अब हुआ क्या? कंपनी की हालत यही हुआ करती थी, या तो अंडर प्राइस हो रही थी या ओवर प्राइस हो रही थी, और 10 साल तक हमारे देश में यही चलता रहा। अब इससे अवॉइड करने के लिए हमने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अपनाई। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या कहती थी? वो कहती थी एक काम करो, प्राइस आप मत बताओ, बल्कि ऐसा कुछ करो कि प्राइस पब्लिक आपको बताए कि आपके शेयर का प्राइस ये होना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? तो हम फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर प्राइस नहीं लिखेंगे, नहीं, आप जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे उसके अंदर प्राइस नहीं लिखेंगे, बल्कि आप प्राइस बैंड लिखेंगे। प्राइस बैंड मतलब रेंज, जिसमें एक रेंज होगी मैक्सिमम और एक होगी फ्लोर। फ्लोर मतलब मिनिमम, यानी कि एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, और दोनों में जो गैप होगा, मिनिमम गैप होगा, अगर एक 100 है तो दूसरा 150, 105 मिनिमम 105% होगा, और मैक्सिमम गैप होगा 120। यानी कि अगर मैं कहूं कि फ्लोर प्राइस 100 है, तो यानी कि मैक्सिमम प्राइस 105 से लेकर 120 तक कुछ भी हो सकता है। अब उसके बीच में क्या होगा? डेट पब्लिक विल डिसाइड। ठीक है, तो अब हम फिक्स प्राइस नहीं कर रहे, अब हम प्राइस की रेंज बता रहे हैं। तो जब किसी ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जैक्ट प्राइस ना बताकर प्राइस बैंड बताया जाता है, तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रोस्पेक्टस नहीं कहते, बल्कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े। चलिए, अब मैं आपके सामने दो कंपनीज रख रहा हूं, एक कंपनीज, एक पोपली इंडस्ट्रीज है, एक बीपीसीएल है। पोपली इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इशू ऑफ शेयर्स हुए 1 लाख, और यहां पर 50 लाख। प्राइस था 50%, 50 प्राइस था 50, प्राइस था 100 to 105, प्राइस था 100 to 105। ठीक है जी। टाइप थे नए शेयर्स, और यहां टाइप थे एग्जिस्टिंग शेयर्स। अब मुझे बताइएगा, पोपली इंडस्ट्रीज क्या ला रही है? कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। अच्छा, कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तो मतलब ये आईपीओ ला रही होगी। दूसरी बात, प्रोस्पेक्टस है या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? प्राइस दे रहा है एट द रेट ऑफ 50, तो यानी कि प्रोस्पेक्टस होगा। फिर नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, यस।
अब आओ बीपीसीएल पे। बीपीसीएल क्या हो रहा है, ऑलरेडी लिस्टेड है तो अब क्या लाएगी, एफपीओ। फिर प्राइस है या प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड है तो यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होगा। नए शेयर या एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग तो यानी कि ऑफर फॉर सेल होगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखो जी, ऐसा नहीं है कि आज के डेट में फिक्स प्राइस के इशू आ नहीं सकते, आ सकते हैं, वो भी एक तरीका है। आप फिक्स प्राइस के इशू ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनियां आजकल लाती नहीं है, ये और बात है। कंपनियां लाती कौन सी हैं, प्राइस रेंज वाले इशू लाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिक्स प्राइस के इशू की बात करूं तो फिक्स प्राइस के इशू में कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं। देखिए जी, सबसे पहली स्टेज होती है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना पड़ता है। जब मैं प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग की बात करता हूं तो ड्राफ्टिंग का तरीका सेक्शन 26 में दे रखा है। आपको 26 के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो उसके अनुसार आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है। एक्सपर्ट बताता है कि भाई जो प्रोस्पेक्टस में लिखी गई बात है वो उसके अनुसार कितनी सच है कितनी झूठ। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री पे कमेंट लिखे होंगे कि वी आर एक्सपेक्टिंग आवर इंडस्ट्री टू ग्रो बाय 40% पर एनम। नाउ द एक्सपर्ट विल प्रोवाइड अ कमेंट कि भाई उसकी नजर में भी ये 40% बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। एक्सपर्ट इस बात पे कमेंट पास करेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। चलिए, तो एक्सपर्ट का ओपिनियन ना ऑप्शनल होता है, क्योंकि ये अपना ओपिनियन देने के 5-7 लाख रुपए चार्ज कर देगा। अगर कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा नहीं है तो अपनी बात में वजन डालने के लिए एक्सपर्ट का ओपिनियन लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। बात बड़ी सीधी सी है। उसके बाद सेबी के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है। सेबी अप्रूव कितने टाइम में कर देगा, 1 महीने के अंदर अंदर सेबी अपनी अप्रूवल दे देता है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट की जाती है आरओसी को। जब आरओसी को सबमिट की जाती है एप्लीकेशन, तो आरओसी को सबमिट होने के 90 डेज के अंदर अंदर ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू कर दिया जाता है। पब्लिक को इशू होने के बाद फिर पब्लिक एप्लीकेशन देना शुरू करती है। वो पहला दिन जब पब्लिक अप्लाई कर सकती है, हम उसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। फिर पब्लिक एप्लीकेशन देना शुरू करती है। कब तक कर सकती है, मिनिमम 3 डेज से लेकर मैक्सिमम 10 डेज तक। यानी कि मिनिमम 3 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 दिन तक पब्लिक एप्लीकेशन दिए जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे ही ये दिन खत्म हो जाएंगे तो इसे कहा जाएगा बस अब लास्ट डे है, अब पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकती। इस दिन को कहा जाता है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट आने के बाद फिर देखा जाता है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई है तो फिर कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकती है। ठीक है, ये फिक्स प्राइस के शेयर्स की सारी स्टेजेस हैं। अगली बात करते हैं। बट मैंने कहा जी, फिक्स प्राइस का शेयर्स इशू होने के कारण प्रॉब्लम क्या आती थी, या तो हमारे इशू हो रहे थे अंडर प्राइस या इशू हो रहे थे ओवर प्राइस, और दोनों ही फेलियर है। इसलिए टू ओवरकम दिस इशू अ न्यू मॉडल डिराइव्ड वेयर इन द प्राइस वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर। यानी कि आज के बाद प्राइस मेंबर डिसाइड करेंगे। अच्छा, फिर एज पर दिस मॉडल कंपनी इशू शेयर विदाउट द एग्जैक्ट प्राइस, rather a price band is provided based on which the investor submit a bid to the company। यानी कि हर इन्वेस्टर अपनी बोली लगाएगा कि भाई मेरे हिसाब से आपके शेयर का प्राइस इतना होना चाहिए। कंपनी केवल उसे प्राइस की रेंज बताएगी, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताएगी। अब कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स, कैसे करेगी, इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो की जाएगी, जिस प्रोसेस को अपन लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है जी। अब जब कंपनी प्राइस बैंड से इशू लाती है ना, तो वहां पर स्टेजेस में थोड़ा सा चेंज आता है। वो स्टेज में चेंज क्या है, पहला याद करो, फिक्स प्राइस में हमने प्रोस्पेक्टस बना लिया था, बट यहां पर हम प्रोस्पेक्टस नहीं बनाएंगे, यहां पर हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। तो प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस क्या है, प्रोस्पेक्टस के अंदर एग्जैक्ट प्राइस आता है, यहां पर एग्जैक्ट प्राइस नहीं आ पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट की ओपिनियन के लिए जाते हैं, फिर हम सेबी से अप्रूवल लेते हैं, सेबी वही 1 महीने में अप्रूवल लेता है। फिर उसके बाद हम आरओसी के पास जाते हैं, आरओसी के बाद फिर हम लो जी शेयर पब्लिक को इशू करते हैं, और वो ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कहलाता है, वही 90 दिन के अंदर अंदर ही। फिर उसके बाद क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट आता है, मिनिमम 3 दिन तक पब्लिक अप्लाई कर सकती है और मैक्सिमम 10 दिन तक पब्लिक अप्लाई कर सकती है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स होते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होने के बाद अब हमें एग्जैक्ट प्राइस पता लग गया है। एग्जैक्ट प्राइस हमें कैसे पता लगा है, हमें लगा है बुक बिल्डिंग के थ्रू एग्जैक्ट प्राइस पता लगा है। अब ये बुक बिल्डिंग क्या होती है ये भी बताता हूं, बट फिलहाल
अब मुझे जब एग्जैक्ट प्राइस पता लग गया तो फिर मैं प्रोस्पेक्टस बनाऊंगा पूरा, अब मतलब कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर वो प्राइस की इंफॉर्मेशन जोड़ दूंगा और ये बनाकर मैं सेबी एंड आरओसी दोनों को ये चीज सबमिट कर दूंगा। ठीक हो गई थी बात। मीनवाइल बात ध्यान रखना, आरओसी को सबमिट करने के बाद और सब्सक्रिप्शन लिस्ट से पहले कंपनी अपना प्राइस बैंड अनाउंस करती है। कैसे अनाउंस होगा प्राइस बैंड अभी वो बताता हूं, ठीक है। बुक बिल्डिंग भी क्या होती है वो भी बताना है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। देखो जी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा हुआ है नोट 1 एंड 2, आप देख रहे होगे नोट 1 एंड 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करूं तो होता क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाते हुए ना कंपनी अपने आप को दो टीम्स में बांट देती है। ये मैं केवल एक विजुअलाइज करके दे रहा हूं कि क्या क्या होता होगा। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी दो टीम्स में अपने आप को बांट दिया। एक टीम बनी टीम ए मान लीजिए, एक टीम बी बनी, ठीक है। टीम ए में होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, फाइनेंस वाले, सीएस, ऑडिटर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब आते हैं। इनका काम होता है कंप्लायंसेस देखना, सारे कंप्लायंसेस देखना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग करना, सभी के अप्रूवल लेना, आरओसी का सबमिशन करना, अदर एप्लीकेबल लॉ का कंप्लायंस करना। यहां पर कौन आते हैं, यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर, सीएफओ, मैनेजर कंपनी के और अंडरराइटर आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनकी अप्रोच होती है बड़े बड़े बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके पास कंबाइन टुगेदर इन सबको हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्या कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। कौन कौन आता है इसमें, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सब कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। अब कंपनी सबसे पहले ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से बात करती है कि भैया क्या आप हमारे शेयर्स लोगे। ये कहते हैं जी ठीक है, हम आपके शेयर्स लेने को तैयार हैं। इनसे डिस्कशन करके एक प्राइस निकाला जाता है कि बोलो कितने पे हमारा प्राइस होना चाहिए। तो वो प्राइस निकाल के कंपनी एक सबसे बेस प्राइस डिसाइड कर दिया, अपना सबसे बेस प्राइस डिसाइड कर दिया कंपनी ने अपना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, फ्लोर प्राइस। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से बात करके असर्टेनमेंट ऑफ द फ्लोर प्राइस या फिर मिनिमम प्राइस हुआ। उसके बाद कंपनी ऐड करती है, ऐड कितना, मैक्सिमम 20% तक ऐड कर सकती है और मिनिमम 5% तक ऐड करती है, यानी कि या तो 120 होगा या 105 होगा। अब निकलता है कट ऑफ प्राइस और इस तरीके से एक प्राइस बैंड निकाला जाता है, ठीक है। तो यानी कि कट ऑफ प्राइस कैसे निकलता है, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से डिस्कशन करके अभी तक पब्लिक का कोई रोल नहीं आया है, अभी तक पब्लिक का रोल कोई भी नहीं आया है, ठीक है। और आगे बढ़े, चलिए अब क्या होता है। अब देखो जी, मान लीजिए प्राइस बैंड आपका आया 30 रुपए से 36 रुपए, 30 रुपए से 36 रुपए, ये आपका प्राइस बैंड आया। अब कंपनी की सपोज करिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 150 करोड़ की। प्राइस बैंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से डिस्कस करके हमने 30 रुपए निकाला होगा, फिर उस पर 20% अप किया तो 36 रुपए, और मतलब 6 रुपए ऐड किए तो मतलब 36 रुपए बन गया। अब कंपनी ने पब्लिक को कहा लो जी आप बिड सबमिट कीजिए। तो देखो पब्लिक ने बिड कैसे सबमिट की है, 30 रुपए लगाए हैं इतने शेयर्स ने, 31 रुपए पे एप्लीकेशन आई है, इतनों की 32 पे आई है, इतनों की 33 पे आई है, इतनों की 34 पे, इतनों की 35 की, इतनों की 36 पे, इतनों की, ठीक है। अब जरा क्यूमुलेटिव देखते हैं। क्यूमुलेटिव अगर कंपनी 36 का प्राइस कर देगी तो 36 के प्राइस पर 4 लाख या 40 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। 40 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 36, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट 150 करोड़ की पूरी हुई या नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। ओहो, अब मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। मैंने प्राइस कम किया, मैंने कहा जी 35 का प्राइस करूं तो मेरी कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 30 लाख प्लस ये जो 40 लाख जिन्होंने 36 दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो 35 भी तो दे रहे हैं, 1 रुपए पर शेयर उन्हें रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर मेरे पास 70 लाख की एप्लीकेशन आई है, 70 लाख एट द रेट ऑफ 35। क्या मेरे पास 150 करोड़ बना, नहीं, अभी भी नहीं बना। मैं और ऊपर चलता हूं, लो जी, फिर अब हो गया 1.10 करोड़ एट द रेट ऑफ 34। क्या मेरे पास अब 150 करोड़ बना, नहीं, अभी भी नहीं बना। माय गॉड, लो जी और ऊपर चलता हूं तो अब बन गया 6.10 करोड़ क्यूमुलेटिव में एट द रेट ऑफ 33। बताओ जी, अब मेरा बन गया, इनफैक्ट ज्यादा बन गया अब तो।
अब तो ज्यादा बन गया है। अच्छा, तो अब कंपनी क्या करेगी, ये जो 33 से नीचे बिड लगी है 30, 31, 32, इनको तो 100% रिजेक्शन हो जाएगा। पॉसिबल है कि जिन्होंने पूरा प्राइस दिया हो उनको शायद 100% अलॉटमेंट हो जाए, और बाकी जो ये वाले हैं इनको प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा, जो 12th में शायद आपने कभी पढ़ा होगा प्रो रेटा अलॉटमेंट, याद है? तो लो जी, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है। चलिए और कथा आगे बढ़ाना शुरू करते हैं अब हम। लो जी, अब हम आईसीडीआर की शुरुआत कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने जरूरी थे, तभी आईसीडीआर समझ आएगी। अब आप आईसीडीआर के अंदर हम लोग फॉर्मल एंट्री कर सकते हैं। चलो जी, अब आईसीडीआर में हम एंट्री कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू। पहली बात कहता है पब्लिक इशू क्या होता है, तो पब्लिक इशू में हमने कहा जी आईपीओ भी आ सकता है, एफपीओ भी आ सकता है, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर होता है राइट इशू। राइट इशू मतलब जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को सिक्योरिटी देती है तो इसे राइट इशू कहते हैं। फिर एक होता है कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू का मतलब जिसमें नया इशू प्लस राइट दोनों ही मिल जाते हैं एक ही बात, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट कंपनी पब्लिक इशू के साथ राइट इशू भी दे देती है, तो इसे क्या कहते हैं, जब मतलब पब्लिक को कम राइट बेसिस पे मिलते हैं। मतलब अगर आप ये शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको राइट इशू भी हम साथ देंगे, तो इसे कंपोजिट इशू कहते हैं। ध्यान रखना, यही एमसीक्यू में आ सकता है कि पब्लिक को कम राइट बेसिस पे जब शेयर इशू किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट इशू। फिर बोनस इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, बट मेन चीज यह है विदाउट एनी कंसिडरेशन, 1 रुपया भी आप उनसे चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, देखो जी, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है अगर आप कहो कि प्राइवेट कंपनियां कभी पब्लिक को ऑफर कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो प्राइवेट कंपनियां क्या कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनियां कर सकती हैं केवल प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट 200 लोगों तक को हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की जो लिमिट है मैक्सिमम लोगों की, मैक्सिमम मेंबर्स की, वो 200 है। तो 200 लोगों तक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, और 200 से ऊपर निकलते ही यानी कि आप पब्लिक ऑफरिंग करने जा रहे हो। ठीक है, तो 200 लोगों तक प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। न केवल प्राइवेट कंपनी बल्कि पब्लिक कंपनियां भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती हैं। ठीक है, बट लिमिट कितनी है, 200, नॉट एक्सीडिंग 200। ये 200 जो है पर फाइनेंशियल ईयर है, पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हर साल 200-200। प्राइवेट कंपनियां तो ऑब्वियसली हर साल 200-200 नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मैक्सिमम लिमिट 200 रहनी चाहिए, बट पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर तो होती नहीं है। तो अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती हैं तो क्या हर साल 200-200 कर सकती है? हाँ, कर सकती हैं। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट भी 2 तरीके का होता है। पहला, इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू का मतलब होता है कि जब कंपनी कुछ अपने जान पहचान वाले दोस्तों या फिर रिश्तेदारों या फिर और कोई किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर अलॉट कर रही है, तो इसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल इशू। तो प्रेफरेंशियल इशू में ध्यान रखना, प्रेफरेंशियल इशू में 2 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। वो क्या, एक तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो प्रेफरेंशियल इशू का पार्ट नहीं होंगे, और एक स्वेट इक्विटी शेयर्स भी, और साथ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी ये इसका पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अलग से हम प्राइवेट प्लेसमेंट में कहते हैं, इनके लिए अलग से गाइडलाइंस हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट नहीं होता, वो अलग से होता है। ठीक हो गई इतनी बात, बढ़ सकते हैं आगे। चले, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या क्या नहीं आएगा, ईसॉप्स नहीं आएंगे, स्वेट इक्विटी नहीं आएगा, और दूसरा डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, ये सब यहां पर क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि डिपॉजिटरी रिसिप्ट जब आप इशू कर रहे हो तो आम जनता को कर रहे हो, बट विदेशी जनता को कर रहे हो, तो फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो स्वेट इक्विटी, स्टॉक ऑप्शन, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है प्राइवेट प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट से अलग है, प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट से अलग होता है। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट होता है, बट प्रेफरेंशियल इशू नहीं होता, अब वो अलग होता है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस है, प्रेफरेंशियल इशू के लिए सेपरेट गाइडलाइंस है सेबी की। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट को 2 पार्ट में बांटा, एक प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट और एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में आप केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास जाते हो, जिनकी अभी चर्चा की ना, ये सबसे फेवरेट मोड है आज के डेट में कंपनीज का कैपिटल इशू करने का, क्योंकि यहां पर एक तो कम कंप्लायंस करना पड़ता है,
और दूसरी बात, आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है कि ये बड़े बड़े लोगों ने भी यहाँ पर पैसा लगा रखा है। तो सबसे ज्यादा फेवरेट आज की डेट में जो कंपनीज का मोड ऑफ इशू है वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जरूरत पड़े पर हम इनके ऊपर आएंगे, अभी इनकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं रेगुलेशंस के ऊपर। हाँ जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस, रेगुलेशन नंबर 3। चलो जी, क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले हम करने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 3। रेगुलेशन नंबर 3 कहता है कि ये जो अब आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, मतलब किस किस चीज पे अप्लाई होता है, किस किस चीज पे अप्लाई होता है। देखो जी, पहला, दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। पहला, आईपीओ के ऊपर अप्लाई होंगी। दूसरा, राइट इशू, जब कोई एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी इशू कर रही होगी राइट। अनलिस्टेड करे तो, अगर अनलिस्टेड ही है तो हम बातें क्यों कर रहे हैं सभी में, हम तो लिस्टेड की कंपनी की बातें करेंगे ना। यहां अनलिस्टेड जरूर लिखा हुआ है बट वो अनलिस्टेड है जो कि आईपीओ ला रहा है, और अगर अनलिस्टेड है ना आईपीओ ला रहा है तो हम उसकी बातें सभी में कर ही क्यों रहे हैं, समझ आई। तो इसलिए राइट इशू बाय द लिस्टेड इशूअर, अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। ओ, इसका मतलब है अगर राइट इशू 50 करोड़ से कम है तो इशूअर क्या करेगा, केवल एक लेटर ऑफ ऑफर बनाएगा और वो सभी के पास भेज देगा इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ जी ये लो, आपको बता रहे हैं कि हम ये राइट इशू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और वो सभी की वेबसाइट पे भी आ जाएगा, बस बाकी गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर एफपीओ के ऊपर भी ये गाइडलाइंस लगेंगी, प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर भी ये गाइडलाइंस लगेंगी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के ऊपर भी ये गाइडलाइंस लगेंगी। आईपीओ ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया में आकर आईडीआर इशू करना चाहता है, लो जी यहाँ गाइडलाइंस लग जाएंगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक राइट इशू करना चाहता है, गाइडलाइंस लग जाएंगी। एसएमई का पब्लिक इशू आ रहा है, यहाँ पर भी गाइडलाइंस लग जाएंगी। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टिंग हो रही है, लो जी वो गाइडलाइंस लग जाएंगी। बोनस इशू दे दिए जा रहे हैं लिस्टेड कंपनी के द्वारा, अगेन अनलिस्टेड कंपनी से वी आर नॉट कंसर्न एट ऑल, तो फिर बोनस इशू लिस्टेड इशूअर के द्वारा दिए जा रहे हैं, वहां पर भी ये गाइडलाइंस लग जाएंगी। एमसीक्यू में पर्पस में इसमें से पूछा जा सकता है कि कहां पर ये गाइडलाइंस नहीं लगेंगी, ध्यान रखना। चले आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है अब जी आया रेगुलेशंस, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। हाँ जी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब अब हम जो अब बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर की। लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इनिशियल पब्लिक ऑफर की इनिशियल रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो जी, कहता है जितनी भी मैं रिक्वायरमेंट कहने जा रहा हूं ना वो सब आपको किस दिन पूरा करनी है, जिस दिन आप ऑफर डॉक्यूमेंट बोर्ड के पास जमा करोगे। याद करो, चाहे फिक्स प्राइस का इशू था या प्राइस बैंड का इशू था, स्टेजेस क्या थी। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग हुई, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया, सभी के पास लेके गए, बोर्ड के पास, उसके बाद आरओसी के पास लेके गए। तो कहता है ये दोनों, ये सारी कंडीशन ना केवल बोर्ड के पास फाइलिंग के वक्त पूरी होनी चाहिए बल्कि आरओसी के वक्त जब फाइलिंग कर रहे हो आरओसी के पास तब भी पूरी होना चाहिए, यानी कि दोनों दिन ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहता है, कहता है जी वो एंटिटीज जो कि एलिजिबल नहीं है टू मेक अ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये सुपर डुपर पुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए, एसपीओएम एग्जाम के लिए ध्यान रखना। हाँ जी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि, कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो कि एलिजिबल नहीं है आईपीओ देने के लिए। अच्छा, एन इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ इफ, पहला अगर वो इशूअर मतलब वो कंपनी जो कि इशू ला रही है, ईश्वर मत समझ लेना ऊपर वाला नहीं, इशूअर है, ठीक है। प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या उसके डायरेक्टर या फिर वो लोग जो सेलिंग शेयर होल्डर हैं, सेलिंग शेयर होल्डर मतलब जो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेच रहे हैं, अगर उनको कैपिटल मार्केट में घुसने से सेबी ने रोक रखा है। फॉर एग्जांपल डीएलएफ ने एक पब्लिक इशू निकाला 2009 के अंदर, डीएलएफ के पब्लिक इशू में लिखा हुआ था, एक पॉइंट आता है सेक्शन 26 के अनुसार ड्राफ्टिंग होती है ना, उसमें एक पॉइंट आता है कि क्या आपके सब्सिडरी ने कभी कोई डिफॉल्ट किया है, डीएलएफ ने कहा नॉट एप्लीकेबल, पब्लिक इशू आ गया। फिर जाके उसकी सब्सिडरी कंपनी थी सुदीप्ता स्टेट, जिसके शेयर होल्डर ने कंप्लेन की सभी को कि इन्होंने झूठ बोला है।
35 करोड़ रुपए पब्लिक से इन्होंने इन्वेस्टमेंट मंगाई थी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, जो पैसा लेके कंपनी भाग गई है। फ्रॉड किया हुआ है कंपनी ने और इनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, बट कंपनी ने बताया नॉट एप्लीकेबल, हमने कोई भी फ्रॉड, हमारी किसी सब्सिडरी के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की, बिल्कुल ठीक था कि डीएलएफ की सब्सिडरी ने फ्रॉड किया था। कंपनी के एमडी केपी सिंह प्लस डीएलएफ दोनों के ऊपर 3 साल तक कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से बैन लग गया कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कैपिटल मार्केट में किसी कंपनी के शेयर वेयर नहीं ले सकते हो आप। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, तो अगर मान लीजिए आपके प्रमोटर्स को, आपकी कंपनी को अगर कैपिटल मार्केट में घुसने से सेबी ने मना किया हुआ है तो आप आईपीओ वगैरह नहीं ला सकते। दूसरी बात, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी जिसके ऊपर सेबी ने बैन लगाया हुआ है, यानी कि अगर आप प्रमोटर और डायरेक्टर हैं किसी ऐसी कंपनी के जिसके ऊपर सेबी ने बैन लगाया हुआ है तो आप आईपीओ नहीं ला सकते। अगर आपका नाम कभी भी किसी भी बैंक की विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर की लिस्ट में बैंकों ने डाल रखा है, आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते। अगर आप ऐसे कोई व्यक्तित्व रहे हैं जो कि देश का पैसा लेके भागा है, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, पैसा लेके भागा है, आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते, पब्लिक इशू नहीं ला सकते। परंतु सेबी जब भी बैन लगाता है ना तो 3 से 5 साल का बैन लगाता है, 1 से 5 साल का बैन लगाता है। सपोज वो बैन का पीरियड खत्म हो गया तो इसका मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, दे शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन और द एंटिटीज मेंशन देयरइन हु वर debarred in the past by the board and the period of debarment is already over as on the date of the filing the offer document with the board। यानी कि जिस दिन आप सेबी के पास ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं उस दिन कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पीरियड था डीबारमेंट का वो ओवर हो चुका है। ठीक है, आगे फिर कहता है अगर कोई भी इशूअर पब्लिक इशू लाना चाहता है, आईपीओ लाना चाहता है, दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर थे जो कि कन्वर्जन का टाइम ड्यू हो गया है, आप उनको इक्विटी दे नहीं रहे और यहां पर आईपीओ लाने वाले हो, ये तो बदतमीजी हो गई भाई, तो ये अलाउ नहीं की जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है जहां पर सिक्योरिटी होल्डर के पास इक्विटी शेयर मिलने थे और आपने उन्हें अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है तो आप आईपीओ नहीं ला सकते। ठीक है जी, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहता है कि अगर आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आप ला सकते हो अगर वो आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ ईसॉप्स है। ईसॉप्स में तो देखो शेयर ये जो एम्प्लॉय होता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब किस टाइम राइट एक्सरसाइज करना चाहता है अपना, तो वो करे ना करे, 10 साल बाद करे, 15 साल बाद करे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कंपनी आईपीओ नहीं ला पाएगी। तो इसलिए ईसॉप्स के केस में कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि अगर आपने ईसॉप्स इशू कर रखे हैं आप आईपीओ ला सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ड्यू फॉर कन्वर्जन है और आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस जमा करने से पहले उनको कन्वर्ट करने को तैयार हो, कन्वर्ट हो रही हैं ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और द प्रोस्पेक्टस, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। ठीक है जी, चलिए फिर आती हैं, ये तो हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हुई कौन सी, रेगुलेशन नंबर 4 की, 5 की। 4 ने रेफरेंस डेट बोला, 5 ने एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक अ पब्लिक ऑफर बोला। अब 6 बताता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन आईपीओ, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हैं। हाँ जी, कहता है जी एन इश्यूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ इफ, पहली कंडीशन, अगर इसके पास इश्यूअर के पास नेट टेंजिबल एसेट है कम से कम 3 करोड़ रुपए की, कम से कम 3 करोड़ रुपए की नेट टेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, कैलकुलेटेड ऑन द रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, रीस्टेटेड मतलब एडजस्टेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर। ओ, यानी कि हर पिछले 3 साल में जो 12 मंथ के होने चाहिए, हर एक साल में कम से कम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल एसेट है। ध्यान रखना, नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ की मिनिमम है हर साल में कम से कम, ऑफ विच नॉट मोर देन 50% आर हेल्ड इन द मॉनेटरी एसेट, और जिसमें से 50% से ज्यादा
मैक्सिमम 50% जो है वो हो सकती है आपकी कैश वगैरह की फॉर्म में, क्योंकि अगर 50% से भी ज्यादा कैश की फॉर्म में है तो आईपीओ क्यों ला रहे हो? पहले वाला तो कैश रखा हुआ है इतना, आईपीओ लाके क्या कैश का कोई गिनीज बुक में नाम लिखवाना है तुमने? तो इसलिए 50% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए टेंजिबल एसेट्स का। परंतु रुको रुको, हैंग ऑन, अगर 50% से ज्यादा कैश में पड़ा भी है कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है, फर्म कमिटमेंट हो रखा है उस पैसे को यूज करने का। फॉर एग्जांपल आपने प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की 100 करोड़, आपके पास ऑलरेडी पड़ा है 60 करोड़ कैश में पड़ा है। अब आप 40 करोड़ रुपए पब्लिक इशू के थ्रू इकट्ठा करके वो प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 50% से ऊपर अगर आपके पास कैश एलिमेंट है तो आपको यूटिलाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, हाँ जी, फिर कहता है ये जो लिमिट ऑफ 50% है ना मॉनेटरी एसेट, ये मुझे देखने की ही जरूरत नहीं है अगर आप आईपीओ जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑफर फॉर सेल ला रहे हो। अब ऑफर फॉर सेल में कंपनी के पास कुछ भी नहीं आना, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या जो प्रमोटर है वो अपनी स्टेक बेच रहा है, लाइक पवन बंसल, लाइक संदीप बंसल फ्लिपकार्ट में अपनी स्टेक बेच रहे हैं। जो भी पैसा आएगा इन दोनों के पास आएगा, कंपनी के पास नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के पास केवल तब आता है जब कंपनी नए इशू शेयर्स करती है। ठीक है जी। फिर कहता है जी इट हैज अ एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बड़ी खतरनाक लाइन है, ध्यान रखना। इट हैज अ एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़। कम्स एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का है, और जो कि कैलकुलेट किया जाएगा रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर ऑफ द 12 मंथ ईच विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना? 15 करोड़ का एवरेज। हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि लॉस नहीं है, हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, और एवरेज 15 करोड़ है। इसका मतलब है अगर मैं कहूं 40 + 1 + 4, कंडीशन पूरी है? यस। 40 + 1 41 + 4 45 डिवाइडेड बाय 3 15 करोड़ बन गया। ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए। फिर अगर मैं कहूं 50 -15 + 10, लो जी बन गया 45 बन रहा है ये भी, बट लॉस है, नहीं ला सकते। समझ गए? क्लियर है इतनी बात? चलिए, हर साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, पिछले 3 साल का एवरेज 15 होना चाहिए। आगे, एंटिटी के पास नेटवर्थ है कम से कम 1 करोड़ रुपए की इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। हर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। जब मैंने कहा जी नेट टेंजिबल एसेट्स की बात की, तो नेट टेंजिबल एसेट्स भी आपको कब देखनी है? इट हैज अ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीस कैलकुलेटेड ऑन अ स्टैंडअलोन एंड रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। ये भी ईच ईयर में देखनी है, ध्यान रखना, ये भी ईच ईयर में देखनी है। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज देखना है, और प्रॉफिट ईच ईयर में होना चाहिए। एवरेज वैसे 15 करोड़ होना चाहिए। फिर नेटवर्थ हर साल में देखनी है, 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए पिछले 3 साल में। फिर अगर कंपनी ने रिसेंटली अपना कभी नाम चेंज किया है, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, अच्छा नाम से ही पता लग रहा है टेक्सटाइल करती होगी, बट कंपनी ने रिसेंटली टेक्सटाइल का बिजनेस बंद करके क्या कर दिया, सीमेंट प्लस रियल एस्टेट में शुरू कर दिया, और मुंबई के अंदर बहुत बड़े थाने के अंदर बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। बिरला ग्रुप की कंपनी है, नाम सेंचुरी टेक्सटाइल है, बट दे आर इनटू सीमेंट प्लस रियल एस्टेट नाउ। अब कंपनी ने अपना नाम चेंज किया, अगर कंपनी आईपीओ लाने जा रही है तो ठीक है, अब आपने नाम चेंज किया है तो फिर पिछले 1 साल में 50% से की जो टर्नओवर है वो नए नाम से आनी चाहिए, नए जो बिजनेस चल रहा है उस नाम से आनी चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है पिछले 1 साल में कभी भी, तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू कैलकुलेटेड ऑन द रीस्टेट एंड कंसोलिडेटेड बेसिस फॉर द प्रीसीडिंग 1 full year has been earned by it from the activity indicated by its new name।
ठीक है, तो जो नया नाम रखा है उससे कम से कम 50% की रेवेन्यू आपकी टर्नओवर वहां से आई हो। पता लगा सारी टर्नओवर तो टेक्सटाइल बिजनेस की थी, अब रियल एस्टेट में आ रहे हो, रियल एस्टेट में लाके आईपीओ ला रहे हो। पब्लिक तो बेवकूफ बन गई ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखेगी पब्लिक, वो कहेगी वाह वाह सॉलिड टर्नओवर है। उसको थोड़ा ना पता है कि वो टेक्सटाइल बिजनेस बंद करके अब सीमेंट में आ गए हो, तो ये धोखा नहीं दोगे। तो इसलिए कम से कम 50% पिछले साल की टर्नओवर जो है वो करंट बिजनेस से होनी चाहिए। ठीक है, आगे। अब मैं तो कहता हूं भाई साहब ये सारी कंडीशन पूरी करनी होंगी। अच्छा, मैं अगर ये आपसे पूछूं कि मान लीजिए कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है कोई, अगर कोई इशूअर ये कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसकी लाइफ झंड है, उसको क्या करना चाहिए, मतलब आत्महत्या कर ले बेचारा हो, क्योंकि वो नहीं कंडीशन पूरी कर पा रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और बाकी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा। लॉ कहता है जिंदगी का कभी अंत नहीं होता, रुक जा हम तेरे को बताते हैं क्या कर। अब मान लीजिए कि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो मतलब आईपीओ नहीं ला सकते, जिंदगी एकदम मेरी झंड है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ कहता है अभी भी कर सकते हो, एन इश्यूअर नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन सब रेगुलेशन 1, फिर भी आप आईपीओ ला सकते हो अगर आप ये वाली कंडीशंस पूरी कर दो। पहला, जो आप इशू ला रहे हो वो केवल बुक बिल्डिंग के थ्रू लाओगे। बुक बिल्डिंग समझाया था ना, यानी कि फिक्स प्राइस का इशू नहीं आएगा। नो फिक्स प्राइस इशू, नो फिक्स्ड प्राइस। ठीक है जी। दूसरी बात, issuer undertake to allot कम से कम 75% of the net offer to the public to the QIBs, यानी कि कम से कम 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मिलेगा। देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इसका मतलब पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, तो इसका मतलब सही होगी कंपनी, तो हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम 75% की इन्वेस्टमेंट QIBs की करवाई जाएगी। एंड अगर वो पैसा नहीं लाते तो फिर रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन मनी इफ इट फेल टू डू सो। मतलब अगर पैसा इकट्ठा किया है, 75% नहीं आ पाया QIB से, तो सारा पैसा आपको उठाकर रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यानी कि अगर ऊपर दी गई कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही, फॉर एग्जांपल आपके पास नेट टेंजिबल एसेट्स नहीं है 3 करोड़ की, नेटवर्थ 1 करोड़ की नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का एवरेज नहीं है, तब भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी का अंत तब भी नहीं हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। चलो जी, तो हम आज की ये पहली क्लास आज यहीं तक ही करेंगे। अब कल से हम आगे शुरू करेंगे इसके आगे के पॉइंट। आज के हम क्लास को पहले यहीं पर ही पहली क्लास को हम यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।